Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our course that is UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020। तो अगर आप UPSC CSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली फॉर 2020 एंड 2021 तो आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं हमारा डिस्काउंट कोड दैट इज स्टडी IAS। इससे सिंपल डिस्काउंट कोड आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिंपली आपको आपका चैनल का नाम लिखना है, ठीक है, स्टडी IAS का नाम लिखना है और आपको डिस्काउंट कोड वर्क करने लगेगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यूज करिएगा और मैक्सिमम बेनिफिट उठाइएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट प्रिपरेशन से रिलेटेड या अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमें इन सब मीडियम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल, तो आप कहीं भी अपनी क्वेरी पुट ऑन कर सकते हैं। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कोट के साथ दैट इज एजुकेशन इज पावर। एजुकेशन इज इंडीड अ वेरी पावरफुल वेपन। तो आप लर्न करते रहिए, सीखते रहिए और दुनिया को सिखाते रहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 के साथ। हमारा पहला टॉपिक है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनवील्ड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में हमें देखने को मिली। किस कमेटी ने इसको लाया या कौन सी कमेटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस कमेटी का नाम आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन सी कमेटी किस कमेटी से एसोसिएट करती है, ठीक है। आप लोग मुझे नीचे लिखकर बताएंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट थी। ओके, अपनी पॉलिटी के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करें और मुझे बताएं कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो आई ये किस चीज के लिए आई? ये आई जिससे ज्यादा असेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर्म हो सके हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, टाइम आगे बढ़ता है, ऐसे ही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी टाइम के साथ आती रही है। हर टाइम के साथ जरूरत रहती है इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। एक एजुकेशन पॉलिसी एक टाइम के लिए अगर चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, जरूरी नहीं आगे आगे वो सेम ही कंटिन्यू रहे। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। बच्चों की एजुकेशन में चेंज आ रहा है, रिवोल्यूशन आ रहा है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को टाइम के साथ चेंज करते रहें, मॉडिफाई करते रहें। इसलिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट लेकर आई। ओके, इनकी कुछ की रिकमेंडेशंस को हम देख लेते हैं। इनकी पहली रिकमेंडेशन थी कि संस्कृत को लेकर आया जाए हर एजुकेशन सिस्टम में, यानी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक हम संस्कृत को इंक्लूड करें, ठीक है। ये इनकी बात थी। और कैसे इंक्लूड करें? जैसे कि हम बचपन से ही हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हम सिंपल हिंदी से कॉम्प्लेक्स हिंदी की तरफ मूव ऑन किए हैं, वैसे ही हम संस्कृत को पढ़ें, संस्कृत थ्रू संस्कृत। और यहाँ पे बुक कैसी होंगी? सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत बुक्स होंगी जिसको सब पढ़ सकें, ठीक है। इजीली बच्चे उससे अपना संस्कृत में फाउंडेशन क्रिएट कर सके, ये इनकी बात थी। सेकेंड इनकी रिकमेंडेशन थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो अपना एम्बिट इंक्रीज कर ले। अब ये जो एक्ट है ये कवर करता है 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स को कि उनके लिए कंपलसरी होनी चाहिए एजुकेशन। और इनकी रिकमेंडेशन ये है कि इस एम्बिट को बढ़ा दिया जाए, इसको कर दिया जाए 3 to 18 ईयर्स, जो कि एक अच्छी रिकमेंडेशन है, ठीक है। इन्होंने एक और रिकमेंडेशन की कि हम एक न्यू मॉडल लेकर आए स्कूल कैरिकुलम के अंदर, दैट इज 5+3+3+4 डिजाइन। ये जो डिजाइन है ये एज के बेसिस पर डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप एज के बेसिस पर देखे जाएंगे तो ये कितना कवर करेगा? ये सिर्फ 15 ईयर्स कवर करेगा और एक नॉर्मल बच्चा अपनी स्कूलिंग 17 या 18 ईयर्स में कवर कर लेता है, राइट। तो ये इस बिहाफ पर डिवाइडेड नहीं है। ये ऐसे है कि 5 में इंक्लूड होता है जितना भी प्री प्राइमरी है एंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, ठीक है। इसको हम कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। फिर हमारा 3 में आता है 3 to 5 ग्रेड, इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। फिर आता है हमारा 6 to 8, इसको हम कहते हैं मिडिल स्टेज।
एंड 4 में आ जाता है हमारा सेकेंडरी, जिसको 9 to 12 ग्रेड बेसिकली, ठीक है, हायर सेकेंडरी जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अपने स्कूल कैरिकुलम को डिवाइड करने की बात की। आप देख सकते हैं फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, और इन स्टेजेस के थ्रू हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे कि हमें यहाँ पर इनोवेशन लाना है या यहाँ पे हमें और इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। ये इनका मेन मोटिव है। इन्होंने बात करी कि स्कूल को हम कैसे रीऑर्गेनाइज करें। हम रीऑर्गेनाइज करें इनटू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। बेहतरीन आइडिया है ये कि बहुत सारे स्कूल्स को एक साथ लाया जाए एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड होगी, फिर उसके बाद आपको आंगनवाड़ीज भी प्रोवाइड होंगी, ठीक है। ये सब बात की इन्होंने। तो ये कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्वालिटी को रेस करना चाह रहे हैं। एक और रिकमेंडेशन है इनकी कि 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं, 10th to 12th बेसिकली, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, काफ़ी ज़्यादा उनका बोर्ड्स भी होते हैं, इसलिए भी शायद बर्डन होता है। तो इन्होंने बात की है कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम लाया जाए, सेमेस्टर सिस्टम लाया जाए स्कूल एजुकेशन के अंदर। ये अच्छी रिकमेंडेशन भी हो सकती है एंड इट कैन बी समवेयर थोड़ी खराब भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। बहुत डाइसी सिचुएशन है इस रिकमेंडेशन की, बट वी नेवर नो कि ये वर्क कर जाए, ज़्यादातर बच्चे इससे बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है, ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान दे पाएँ। ओके, इनकी रिकमेंडेशन एक और थी कि हम ज़्यादा फोकस करें रिसर्च के ऊपर, हाई क्वालिटी टीचिंग के ऊपर, और हमारा फोकस होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के ऊपर अगर हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव ऑल्सो टॉक्ड कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेकर आए, क्योंकि अभी क्या है, अभी 3 ईयर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं या 5 ईयर इंटीग्रेटेड भी हैं, ठीक है। 3 ईयर में क्या BA, BSc, BCom ये सब है। अब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आएंगे तो बच्चों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शंस होंगी। ये इन्होंने बात की है। दे हैव ऑल्सो टॉक्ड कि हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाए, दैट इज नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको चेयर करेंगे या जिसके चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे ही स्टेट लेवल पर आपको स्टेट एजुकेशन कमीशन देखने को मिलेगी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी इसकी तरह ही, और उसको हेड करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। ओके, दे हैव ऑल्सो टॉक्ड कि हम नेहरा लेकर आए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेहरा, दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये सिंगल रेगुलेटर लाने की बात कर रहे हैं जो कि जितने भी हायर एजुकेशन की जो चीज़ें हैं जैसे UGC, AICT, इन सबको एक साथ रेगुलेट करें, इन सबको एक साथ देखें, ठीक है। तो ये सब इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी। और भी रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD का नाम कर दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इन्होंने 3 लैंग्वेज प्रोविजन की भी बात की थी, बट बाद में इन्होंने उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जो सदर्न स्टेट्स हैं उनमें थोड़ा सा प्रोटेस्ट देखने को मिला। अब ये 3 लैंग्वेज प्रोविजन क्या है? 3 लैंग्वेज प्रोविजन बहुत सिंपल है कि अगर जैसे हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या होगा, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, और आप ऑप्ट कर सकते हैं कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ओके। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या है, आप हिंदी ऑप्ट करो, इंग्लिश ऑप्ट करो, एंड उसके बाद आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज। अभी जितनी भी स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स हैं हमारी, वो सारे 2 लैंग्वेज पॉलिसी को देखती हैं, तो इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्पेशली तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये जो कमेटी है उन्होंने इसको होल्ड पर रख दिया, इसको इतने ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एजुकेशन पॉलिसी। आपको याद रखना है कि कस्तूरी रंगन कमेटी इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज UN हैबिटेट असेंबली। इंडिया इलेक्ट हो गई है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ऑफ फर्स्ट UN हैबिटेट असेंबली। कहाँ पर हुई थी ये? नायरोबी, केनिया के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया अब इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट हो गई। इसका थीम क्या था? इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर ये हैबिटेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैसे कम्युनिटीज में जो रहते हैं, सिटीज टाउन्स में रहते हैं, वो और भी ज़्यादा बेहतर हो, सस्टेनेबल फॉर्म में हो, ठीक है। ये इनकी बेसिक मोटो है। और ये किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। तो यही है इनका प्रोग्राम, किसकी तरफ मूव ऑन करना चाहता है? सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट की बात करता है ये, ओके। और एडुकेट शेल्टर फॉर ऑल, इसकी बात करता है। अब इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1978 में एड्रेस किए थे इश्यूज रिगार्डिंग अर्बन ग्रोथ,
ठीक है, कि अर्बन ग्रोथ या अर्बन डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि एस्पिरेशंस ऑफ सिटीज एंड रेजिडेंट्स बिल्कुल भी हैम्पर ना हो। ठीक है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको पंख मिले, ना कि वो दबा दिए जाए। ओके, तो ये इनकी बात थी जो कि यूनाइटेड नेशन असेंबली 1978 में हुई थी। और इससे पहले 1976 में वैंकूवर कनाडा के अंदर फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट हुई थी। उसके बिहाफ पर 1978 में ये जनरल असेंबली हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हुई यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली की। ओके, तो ये सब इनकी हिस्ट्री के बारे में था। और इसके आउटकम हमें क्या देखने को मिले हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन देखने को मिली है इनकी। $152 मिलियन अभी तक यूटिलाइज हो चुका है सिटीज को इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल ये सब बनाने में। जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब इतना पैसा यूटिलाइज कर चुके हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली है, जितनी भी सिटीज हैं जो कि वेस्ट को अच्छे से मैनेज करती हैं, रिड्यूस करती हैं, रीयूज करने की बात करते हैं, जिनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होता है, उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं एज वेस्ट वाइज सिटीज। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि वेस्ट वाइज सिटीज कौन रिकॉग्नाइज करता है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली। ओके, याद रखना। नाउ अब ये जो इनिशिएटिव है, इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात करी। हम अपनी एनसीईआरटीज में बचपन से ही पढ़ रहे हैं अबाउट 3 Rs। अब तो हमें याद ही हो गए हैं वो। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आपने देखा होगा ऐसे ट्रायंगल सा बना होता है, ऐसे हर एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने बात करी, बट दे हैव टॉक्ड अबाउट 5 Rs। ठीक है, 5 Rs के बारे में बात करी है। रीथिंक, रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रीयूज वेस्ट। ठीक है, तो ये इनकी जो मेन इनिशिएटिव है उसका इन्होंने इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी है। They have also talked about the strategic plan for 2020 and 2025। ये इन्होंने बात करी जिसमें क्या करेंगे, हम सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अर्बनाइजेशन हर तरफ अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर रूरल से हम अर्बनाइजेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं या अर्बन स्टेट्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो हर बारी ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। ठीक है, वो अच्छा हमें जब देखने को मिलेगा जब वो सस्टेनेबल हो, यानी हम उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि हमारी आगे वाली जनरेशन भी उसको यूटिलाइज कर सके। ये इनका मोटिव है। ठीक है, और इन्होंने न्यू अर्बन एजेंडा की बात और उन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस भी दी। जैसे वेनेजुएला ने कहा कि सोशल हाउसिंग की तरफ मूव ऑन होना चाहिए हमें। अभी तो हम सब सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, बट वेनेजुएला ने सोशल हाउसिंग की बात करी। ठीक है, कोरिया ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें। अब हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करें अपनी अर्बन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में या अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के बारे में जो हिस्ट्री मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पर हुई थी, पहली वैंकूवर कनाडा में 1976 के बाद। इसी के बाद 1978 के अंदर यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली की नींव रखी गई। ठीक है, अर्बन ग्रोथ के बारे में बात करी गई और इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया के अंदर है। इनके 2 गोल्स, इंपॉर्टेंट गोल्स जो कि आपको पता होने चाहिए। इनका पहला गोल है कि एडुक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, सबको शेल्टर मिले। ठीक है, एंड सेकेंड है द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट इन एन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड। अर्बनाइजिंग वर्ल्ड के अंदर हम सस्टेनेबली ह्यूमन सेटलमेंट को देख सकें। ठीक है, उसको डेवलप कर सकें, ये इनका मेन मोटिव है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली। ये आपके जीएस पेपर नंबर 1 से रिलेट करती है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने स्पेशली लिखा है कि ये कौन से जीएस पेपर से रिलेट करती है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको टॉपिक्स को कैसे बाइफरगेट करना है, कैसे अपने नोट्स में लिखना है। मेरी ये आशा है कि आप लोग जब इस लेक्चर को देखें या इन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखें, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए या आप अपने लूज नोट्स बनाएं, कैसे भी करें, और उन सब में आप इन टॉपिक्स को लिखें। ठीक है, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप आगे इनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मेयरली इनको सुन लेना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो आप कहीं इनको नोट करें और इनको हर दिन रिवाइज करें। ओके,
ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कीम टू कंट्रोल एफएमडी एंड ब्रूसिलोसिस। दोनों ही बीमारियां बहुत घातक बीमारियां हैं और किन में देखने को मिलती है? जानवरों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक ऐसी स्कीम लेकर आई जाएगी प्योरली डेडिकेटेड टू दीज डिजीजेस। ठीक है, और उसका एंटायर कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि अगर एंटायर कॉस्ट, एंटायर एडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो उन स्कीमों को क्या कहते हैं? उनको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहेंगे या सेंटर सेक्टर स्कीम कहेंगे। ठीक है, तो नीचे लिखकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। नाउ दी स्कीम इंक्लूड वैक्सीनेशन कवरेज टू 30 करोड़ बोविन्स। बोविन्स का मतलब क्या है? जितने भी कैटल कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, कैटल, बफेलो, इन सबको बोवाइंस कहते हैं। 20 करोड़ शीप और गोट, 10 मिलियन पिग्स। ठीक है, इन सब की वैक्सीनेशन कवरेज की ये बात कर रहे हैं। ओके, दे हैव ऑल्सो टॉक्ड कि ब्रूसिलोसिस का कंट्रोल प्रोग्राम में इनका जो मोटिव है वो ये है कि 100% वैक्सीनेशन हो ऑलमोस्ट 3.6 करोड़ फीमेल काफ्स की। तो मतलब ये काफी अच्छे एक्सटेंड पर वर्क करना चाह रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं ये जानवरों को नहीं हो। ठीक है, बात कर लेते हैं फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में। फुट एंड माउथ डिजीज एक सीवियर कंटेजियस वायरल डिजीज है। यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, तो याद रखना फुट एंड माउथ डिजीज एक वायरल डिजीज है जो लाइफ स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। कैटल, स्वाइन, शीप, गोट, इन सबको ये परेशान करती है। क्लूवन हूफ रूमिनेंट्स को। अब ये क्लूवन हूफ रूमिनेंट्स क्या होते हैं? आपने देखे होंगे, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं या घास चरने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके आपको पैरों में एक सिमिलैरिटी दिखेगी। ठीक है, एक बीच में डिवीजन होगा, उसको हम कहते हैं क्लूवन हूफ्ड रूमिनेंट्स। ठीक है, उन सब में ये देखने को मिलती है। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इसको रिस्क ग्रुप नंबर 4 में रखा है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, एप्थोवायरस जेनस ऑफ पाइकॉर्नाविडी फैमिली, इससे बिलोंग करती है ये, और फिजिकल कंटैक्ट के थ्रू ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकती है। अब ये जो वायरस है ये काफ़ी सारी तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। गार्बेज के थ्रू, इन्फेक्टेड मीट के थ्रू, एनिमल प्रोडक्ट के थ्रू आ सकता है, और रेयर केसेस में ये ह्यूमंस को भी हो जाता है। तो आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ एनिमल्स को होता है, ये ह्यूमंस को भी हो सकता है। इसलिए हमारा बनता है कि हम इन पे ध्यान दें कि ये अगर ह्यूमंस को भी हो सकता है तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और हमारे देश में मीट भी काफ़ी ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि ऐसी कोई डेडिकेटेड स्कीम आए जो कि इन डिजीज़ के ऊपर वर्क ऑन करे। दूसरी डिजीज है हमारी ब्रूसिलोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। फुट एंड माउथ कैसी थी? वायरल डिजीज थी। ये है एक बैक्टीरियल डिजीज। ओके, ये इन्फेक्ट करती है कैटल, स्वाइन, गोट, शीप एंड डॉग्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, वो डॉग्स को नहीं करती थी, ये डॉग्स को करती है। ओके, और इसमें क्या होता है? इसमें भी अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, ईटिंग या ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स, या इनहेल करते हैं इनबॉर्न एजेंट्स को, तो ये ह्यूमंस में फैल सकती है। ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आराम से आ सकती है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसका रेयर है, पर रेयर का मतलब ये नहीं है कि होगा ही नहीं, हो भी सकता है। इसके आपको सिम्टम्स कैसे दिखेंगे? नॉर्मल सिम्टम्स, जैसे फीवर हो गया, वीकनेस हो गई, या आपको वेट लॉस देखने को मिल रहा है, ये सब इनकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब इसके थ्रेट बहुत ज़्यादा है, और अनकंट्रोल्ड सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ये बन सकती है अगर हम इस पर अभी ध्यान नहीं दें। ठीक है, नेशनल एफएमडी जीरो सर्विलियंस ने एस्टिमेट किया है कि 21% कैटल एंड बफेलो ने एक्सपीरियंस किया है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस को। ठीक है, तो मतलब 21%, काफी बड़ा नंबर है ये, काफी बड़ा परसेंटेज है। इतनों को हो चुका है ये अभी तक। ठीक है, और ये निग्लेक्टेड डिजीज भी है, इसलिए जरूरत है कि एक डेडिकेटेड स्कीम लेकर आया जाए। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट इनके हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे? देखिए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो यही देखने को मिलेंगे कि मिल्क कंजप्शन हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर मीट लोग कंज्यूम करना छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? 20,000 करोड़ पर एनम का हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर एफएमडी बीमारी हो जाती है कैटल को, बफेलो को, या जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं उन सबको, तो हमें इतना बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इनडायरेक्ट लॉसेस जैसे वर्क कैपेसिटी कम हो गई, अबॉर्शन हो गए, इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब आपके लिए कुछ बेसिक हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड। ओके, हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में।
कंट्रीब्यूट करता है 4% ऑफ आवर जीडीपी एंड 26% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी। 2010 एंड 11 की बात हो रही है। ओके, नाउ इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग द वर्ल्ड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशंस। अच्छी बात है ये। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि हमारे देश की कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, लिखकर जरूर बताइएगा। कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूं मैं आपको, आप लोग सर्च करिए और मुझे लिखकर बताइए। ओके, एंड द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल जीडीपी अमंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज है लाइफ स्टॉक सेक्टर। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ बेसिक जो कि आपको पता होना चाहिए कि लाइफ स्टॉक सेक्टर हमारा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिनर्जी बिटवीन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। सिनर्जी का क्या मतलब होता है? सिनर्जी का मतलब होता है कॉपरेशन। इन्होंने अपॉइंट किया है सिंगल मिनिस्टर इन चार्ज जो कि इन दोनों को देखेगा। अब इन्होंने क्यों देखा, अगर हम देखें आराम से नोटिस करें तो हमें रियलाइज होगा कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर कौन रहते हैं, ज्यादातर आपको वहां कौन देखने को मिलते हैं? वहां पे होंगे आपको एग्रीकल्चर फार्मर्स दिखेंगे, छोटे रिटेलर्स, शॉपकीपर्स, लेबरर्स, ये सब देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर हमें रूरल डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन करना है तो ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर की तरफ देखें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ देखें। हमने हमारे देश में देखा है कि काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी आई हैं जो कि रूरल सेक्टर को तो हेल्प करके गई हैं, पर उन्होंने एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा हेल्प नहीं किया है। ज़रूरत यह है कि दोनों चीज़ें इंटीग्रेशन में वर्क करें, तभी वो ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड रियल टाइम बेसिस पर काम कर पाएंगी। ओके, अब जैसे एक स्कीम आई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक स्कीम लेकर आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो बीमा योजना थी इसके अंदर फूड क्रॉप, ऑयल सीड, कमर्शियल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप ये सब इंक्लूडेड थी, और एक तरह से इंश्योरेंस था क्रॉप फेलियर के लिए। ठीक है, अगर किसी का क्रॉप फेलियर हो जाता है और जेन्युइन रीजंस हैं, रीजन भी इसमें स्टेट किए हुए थे, तो उनको आगे बीमा मिलेगा। बस उनको एक प्रीमियम देना होगा, दैट इज 2% फॉर खारिफ, 1.5 फॉर राबी, 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये सब ऐसा इसका पूरा स्ट्रक्चर था इस स्कीम का। ठीक है, अब ये स्कीम लेकर तो इसलिए आई गई कि ये फार्मर्स को हेल्प करे, पर फार्मर से ज़्यादा ये हेल्प कर गई या बेनिफिट कर गई इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया, पर इतना ज़्यादा वो मैकेनिज्म जो है कि हम देख सकें कि एक्यूरेट क्रॉप लॉसेस कहाँ हो रहे हैं या किन किन फार्मर्स को ज़रूरत है, ठीक है, वो नहीं हो पाई। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे देश में रिसोर्स एलोकेशन तो अच्छे से हो जाता है, पर एक्शन में नहीं आ पाती हैं स्कीम्स। ठीक है, अब और भी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट लेकर आई, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट या सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये सब स्कीमें आई। ये सब स्कीमें बहुत अच्छे से रिसोर्स एलोकेशन करती हैं, ठीक है, बट इनकी ग्राउंड रियलिटीज अच्छी हैं, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट करके इनको इन्फोर्स लाया गया था। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक सिनर्जी क्रिएट करें इन दोनों मिनिस्ट्रीज में। ठीक है, इनकी में अंदर एक अच्छी सिनर्जी फॉर्म करने से क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एमजी नरेगा प्योरली रूरल स्कीम है। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच में एक लिंकेज फॉर्म करेंगे तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हमारा जो सपना है कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, वो हमारा साकार हो पाएगा। ये हमारी थिंकिंग थी। दो अभी के पर्सपेक्टिव से देखें, कोरोना वायरस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जो टारगेट है हमारा कहीं हमें दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। दिख रहा है कि शायद हमें इस टारगेट को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट ये क्योंकि हम जून से स्टार्ट कर रहे हैं, जून 2019 के करंट अफेयर्स हैं, उसमें इन्होंने बात करी थी कि हमारी जो एग्रीकल्चर है हम उसको कैसे और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। यही इन्होंने बात करी है कि रूरल डेवलपमेंट को हम और भी ज़्यादा टारगेट स्पेसिफिक बनाएं, फार्मर्स वेलफेयर की तरफ मूव ऑन करें, एंड जो ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस हैं उनको हम हटाने की कोशिश करें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हो पाए, ठीक है, एंड पॉलिटिकली भी हर चीज़ हम देखें, ये इनका कहना था। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस आर्टिकल। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स। न्यू स्कीम लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेडर्स के लिए या छोटे रिटेलर्स, शॉपकीपर्स के लिए। क्यों नहीं आए? हम देखते हैं हमारे देश में इतनी ज़्यादा पेंशन स्कीम्स चल रही हैं। वृद्ध लोगों के लिए वय वंदना योजना है,
ठीक है। ऐसे सबके लिए मूव ऑन करिए, तो हमारे रिटेलर्स के लिए भी आनी चाहिए, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट इसको लेकर आई। अब इसमें क्या होगा, मिनिमम मंथली पेंशन आपको मिल सकती है 3000 पर मंथ, ठीक है, मिल सकता है स्मॉल शॉपकीपर, रिटेलर्स को, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं उन सबको, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, 60 साल के बाद आपको ये मिल सकता है। अब ये जो है, ये जो स्कीम है, ये हमें क्या हेल्प करेगी, क्या यूटिलाइज करने में या क्या गेन करने में, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी गेन करने में। ओके, जिनका भी जीएसटी टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ है और एज है 18 टू 40 के बीच में, वो इस स्कीम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ओके, और ये किसके बेसिस पर है, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाने आपको, बस अपना आधार दिखाओ, बैंक अकाउंट दिखाओ, और इंटरेस्टेड पर्सन एनरोल कर सकता है अपने आप को डिफरेंट CSCs के साथ साथ, ठीक है, या उनकी हेल्प से। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक मैचिंग कंट्रीब्यूशन इन द सब्सक्राइबिंग अकाउंट। आपके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि सपोजिटली एक पर्सन है, एज है उनकी 29, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं 100 पर मंथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इक्वल अमाउंट उसमें ऐड ऑन कर देगी और उसको उनके पेंशन अकाउंट के अंदर हर महीने डालती रहेगी। ऐसे ये पूरा सिस्टम, ये पूरा जो स्कीम है, ये वर्क करेगा। ओके, तो ये है हमारी बेसिक स्कीम। इसका जो मेन मोटिव था वो था जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। मैं आगे कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड वीडियो लेकर आऊं जिसके अंदर सारी स्कीम्स हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, सारी स्कीम जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं जून 2019 से लेकर, ठीक है, और हमारे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक जगह क्लब करने की कोशिश करेंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केपा फाइकस अल्वरेजी। बहुत फैंसी नेम है ये एक इन्वेजिव सीवीड है, ठीक है, इन्वेजिव मतलब एक ऐसी स्पीशी जो कि उस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग नहीं करती, पर वहां पर जाकर जितने भी वहां पे नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो सीवीड है, ये किल कर रही है कोरल रीफ्स को, उनको परेशान कर रही है। कहाँ पर, वलाई आइलैंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो आपको देखने को मिलता है, उसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, ठीक है, वहां पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब ये जो मरीन नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर, ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डुगोंग के लिए, ठीक है, डुगोंग जिनको हम सीकाओ कहते हैं, वो वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज आई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन ओशन के अंदर हमें देखने को मिलता है, बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न श्रीलंका। इट इज बाउंडेड बाय रामेश्वरम, एडम्स ब्रिज, मन्नार आइलैंड, ठीक है। 130 टू 275 किलोमीटर वाइड है ये, 160 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये रिसीव करता है सेवरल रिवर्स जैसे तम्रपाणी दिल्ली की जो इंडिया की जो है, एंड अरूबी जो कि श्रीलंका की है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फो है जो कि हमने एक्स्ट्रा एड ऑन करी है, ठीक है। जैसे जो पोर्ट है टूटीकोरिन, वो आपको कोस्ट के पास देखने को मिल जाएगा। फेमस है ये अपने पर्ल बैंक के लिए और सैक्रेड चैंक के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं मरीन नेशनल पार्क के बारे में। मरीन नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुई थी 1982 में अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, अगर हम बात करते हैं गल्फ ऑफ कच्छ के मरीन नेशनल पार्क की, तो वहां पर 42 आइलैंड्स हैं जामनगर कोस्ट के पास, ठीक है, वहां पर ये देखने को मिलता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऑल्सो इट इज फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। वहां पर हमें कैसे कैसे इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ, मैनग्रोव, मड फ्लैट, सी ग्रास, सीवीड, एस्चुरीज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, बहुत रिच है मरीन लाइफ वहां पर, ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Moving on to our next topic, that is genetically modified fungus kills 99% of malaria mosquitoes. Research वेस्टर्न अफ्रीका में जो हुई उसने रिवील किया है कि एक फंगस है, ठीक है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है और प्रोड्यूस करती है स्पाइडर टॉक्सिन, और वो क्या कर सकती है, किल कर सकती है 99% ऑफ मॉस्किटोज। द फीमेल मॉस्किटोज जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एनोफिलिस, उनको ये मार सकती है, ठीक है। और मलेरिया आपको पता है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड इतने ज़्यादा लोग मर जाते हैं मलेरिया की वजह से,
एक प्रॉब्लमेटिक बीमारी है ये, जो कि एनोफिलिस मॉस्किटोज के थ्रू इन्फेक्ट होती है एक से दूसरे में, ठीक है। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी एक रिसर्च है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फंगस जो कि स्पाइडर टॉक्सिन रिलीज कर रहा है वो 99% ऑफ द मॉस्किटोज को मार सकता है, ठीक है। ये बेनिफिट करेगा प्लांट्स को भी कि वो उनको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है, उनको बेफालतू कोई इंसेक्ट ना खा जाए, सेफ है वो पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ये सब ये हेल्प करेगा। अब इस फंगस का नाम क्या है? इसका नाम है मेटरहिज्म पिंकशेंस, ये इसका नाम है, ठीक है। इट इज मैलिएबल इन नेचर एंड ये जो है ये किस टाइप का टॉक्सिन रिलीज करती है? ये वो टॉक्सिन रिलीज करती है जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्लू माउंटेन फनल वेब स्पाइडर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये मॉस्किटो के अंदर जाते हैं और उनको फिर बाद में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करके उनको मार देते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मलेरिया इन्फेक्ट करती है 100 of millions of पीपल को अराउंड द वर्ल्ड एंड 4 लाख से लोग ज़्यादा एनुअली इसकी वजह से मर जाते हैं, ओके। अब ये जो है डिकेड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यूज हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल मॉस्किटोज। हम कितने सालों से इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद ये जो मॉस्किटोज हैं हम इनको मार पाएँ और हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बट ऐसा नहीं है। उसकी वजह से एक ही चीज़ हुई है कि इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस पैदा हो गई है इन मॉस्किटोज के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जिससे हम इन मॉस्किटोज के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा एंड आप लोग अपनी डायरी मेंटेन कर रहे होंगे। मेरे साथ हर दिन जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। ये करंट अफेयर्स की सीरीज आपके साथ हर दिन कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। तो आइएगा और ज़रूर बेनिफिट उठाइएगा। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।